हेलो ऑफिसर्स। प्रीलिम्स के पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट पार्ट 1 किया था, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 12 टू 18 देखा था। और अगर आपको 12 टू 18 समझ में आ गया है तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले जितने भी आर्टिकल हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ये सब भी आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट का आप एप्लीकेशन कैसे करते हो क्वेश्चंस में, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जिसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे आर्टिकल 19। देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि आर्टिकल 19 क्या है? नॉन नेगोशिएबल। ठीक है, अभी हम लोग जब इसको पूरा करेंगे ये खुद समझ आएगा इसका नॉन नेगोशिएबल क्यों बोले। बस ये आपको रूल याद रखना है कि आर्टिकल 19 क्या है? नॉन नेगोशिएबल है। देखो, आर्टिकल 19 जो है ना, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जो कि इंडियन सिटीजन है। यहाँ पर फॉरेनर्स, एनिमी एलियन, कंपनीज जो कि इंडियन नहीं है, ठीक है, इसमें ये सारे कवर नहीं होते हैं। इसीलिए देखोगे, अगर आप क्वेश्चन देखोगे आर्टिकल 19 से आने वाला, तो जहां पे ये क्वेश्चन पूछता है ना, ऑल पर्सन आर गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19, क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो, जहां पे ऑल पर्सन की बात आ गई है, हमने क्या देखा सबसे पहले ही कि आर्टिकल 19 सिटीजन्स के लिए है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ऑल पर्सन की जगह पे यहाँ पे सिटीजन होनी चाहिए थे। अभी देखो, हम लोग आर्टिकल 19 को थोड़ा और खोलते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 एक प्याज की तरह है, जिसमें लेयर बाय लेयर सब कुछ दिया हुआ है। तो चलो हम लोग पहले आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 को देखते हैं, और सब क्लॉज 1 में भी ए को देखते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं आर्टिकल 19 जो है, ये बात करता है फ्रीडम के बारे में। किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, कि हमारे सिटीजन्स के पास क्या क्या फ्रीडम है, और ये जो फ्रीडम है कौन गारंटी दे रहा है इस फ्रीडम की? आर्टिकल 19। अभी देखो, हम एक एक करके आर्टिकल 19 के सब क्लॉज को देखने वाले हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, सबसे पहले आर्टिकल 19 जो है, इसका सब क्लॉज 1 ये क्या बोलता है? ये क्या बताता है? ये बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। इसका मतलब क्या है? देखो, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 ए ये बोलता है कि सिटीजन्स को अपने थॉट, देखना ध्यान देना, ओपिनियन एंड आइडियाज, इन सबको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इन सबको फ्रीली एक्सप्रेस करने का राइट है उनके पास। देखो, यहाँ पे क्या है ना, थॉट्स, ओपिनियन और आइडियाज के बारे में बात हो रही है। इसमें सिर्फ बोलना या लिखना ही नहीं आता है। ठीक है, अभी देखो क्या है ना, लोगों को लगता है कि अपने थॉट, ओपिनियन और आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए दो मीडियम होते हैं, बोलना या लिखना, कि आप बोल के एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर लिख के एक्सप्रेस कर रहे हो। ये ना बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ सोचना है। यहाँ पे ना आर्टिकल 19 में ही, सब क्लॉज 1 में ही क्या है, प्रेस का फ्रीडम भी आता है। इसी में आप गवर्नमेंट को अगर क्रिटिसाइज कर रहे हो तो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट भी आता है। आप अपने एक्सप्रेशंस को आर्ट के थ्रू भी अगर दिखा रहे हो तो ये भी इसी में आएगा, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। और इतना ही नहीं, आपको अगर यहाँ पे सब कुछ एक्सप्रेस करने का राइट है, तो आपको साइलेंट रहने का भी राइट है। अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते हो तो आप नहीं भी बोल सकते हो, आपको इस चीज के लिए भी फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इवन द राइट टू रिमेन
साइलेंट। अभी देखो यहाँ पे हर एक चीज को इंक्लूड किया जा रहा है, कितना वाइडर सोच रहे हैं हम इसमें, ठीक है। लेकिन इतना वाइडर सोचने के साथ में आपको एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आइडियलिस्टिक नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली प्रैक्टिकल है। अब क्या मतलब है आइडियलिस्टिक होने का, प्रैक्टिकल होने का? देखो समझो, जब हम ये बोलते हैं ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आइडियलिस्टिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, तो ये चीज हमें पता चलता है फ्रीडम ऑफ सिटीजन में, सब क्लॉज 2 में, आर्टिकल 19 के ही सब क्लॉज 2 में ये चीज डाला गया है। और क्या बोलता है ये कि देखो, आपको यहाँ पे जो भी राइट्स मिल रहे हैं, जो भी आपको फ्रीडम मिल रहा है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल इसलिए है, ऐसा नहीं है कि आपको फ्रीडम दे दिया कि आप कुछ भी कर रहे हो अपनी मर्जी से, कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, स्टेट रीजनेबल, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। क्या कर रहा है यहाँ पे स्टेट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। लेकिन ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है ये ऐसे ही तो नहीं लगा सकता। ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं सिर्फ उन ग्राउंड्स पे लगेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किए, ठीक है। किस ग्राउंड पे लग सकता है? ग्राउंड्स मेंशन इन, वेट, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी देखो, जब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 ये बोलता है कि स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है आपके फ्रीडम पे, लेकिन उसका भी जो ग्राउंड्स होना चाहिए ना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का, वो भी एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए। अभी यहीं से क्या है ना कि एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आ जाता है, और ये क्या है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनका ग्राउंड, ठीक है, ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इनके जो ग्राउंड्स होंगे, जिस ग्राउंड्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, जिस बेसिस पे लगाया जाएगा, वो क्या है ना, ये एग्जॉस्टिव होता है। अभी अभी पूछना स्टार्ट मत कर देना कि एग्जॉस्टिव क्या होता है, वेट करना थोड़ा, ठीक है। ये एग्जॉस्टिव होता है ना कि इलुस्ट्रेटिव। अभी हम इसको भी समझेंगे, इसका मतलब क्या है। देखो, जो भी ग्राउंड्स लिखे हैं, ठीक है, जो भी ग्राउंड मेंशन है वो सब अलाउड है, और जो ग्राउंड्स नहीं लिखे हैं वो सब नॉट अलाउड है। यही है एग्जॉस्टिव और नॉन इलुस्ट्रेटिव। नॉन इलुस्ट्रेटिव होता तो जो ग्राउंड्स नहीं भी लिखे हैं उसको भी अलग तरीके से इंटरप्रेट करके हम लोग बता देते, हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा देते। लेकिन क्या है, यहाँ पे क्लियर बोला है कि जो भी ग्राउंड्स मेंशन है सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, क्या है ना कि इन्हीं सब जगहों पे ना यूपीएससी ट्रैप लगाता है, जाम फंस जाते हैं। अगर यूपीएससी में पीवाईक्यू पैटर्न को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब स्पीच के बारे में बात की जाती है ना, तो क्या क्या मिलेगा आपको कि यहाँ पे यूपीएससी जो ऑप्शन देगा ना वो लिख देगा नेशनल इंटरेस्ट, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा सोशल हार्मनी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा पब्लिक वेलफेयर। और अगर ये सारे क्लॉज फंडामेंटल राइट में मेंशन नहीं, ठीक है, तो हमें भी यही समझना है कि ये सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बहुत स्टूडेंट को लगता है कि हाँ ये लॉजिकल लग रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ लॉजिकल पे नहीं जाना है, ये देखना है कि क्या ये मेंशन है या नहीं है। हमने देखा ये ग्राउंड्स आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में मेंशन नहीं है,
ठीक है, तो इसीलिए ये सारे लॉजिक को भी आपको अप्लाई करना है। अभी देखो, जब हम इस पॉइंट के इस राइट के क्वेश्चन को, इस आर्टिकल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो हमें क्या दिमाग में रखना है? देखो, अगर क्वेश्चन में स्पीच रेस्ट्रिक्शन का रीजन दिया हुआ है, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? अगर क्वेश्चन में स्पीच रेस्ट्रिक्शन का रीजन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना है? सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे चेक करो कि क्या ये वर्ड एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, ठीक है, और अगर है तब उसको कंसिडर करो, यस, और अगर नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ठीक है, और अगर है तो मतलब ये ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से आपको दिमाग में रखना है, तभी ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करोगे। बहुत लोग होता है ना, अपना दिमाग लगाने के चक्कर में गलत कर जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो, हमने क्या देखा? हमने देखा आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो एक चीज और, जब हम आर्टिकल 19 देख रहे थे, उसका सब क्लॉज 1 देखे थे, ठीक है। अभी देखो आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 में, ठीक है, एक और चीज मेंशन है, ठीक है। अब ये जो बी है, पार्ट बी, ये क्या बोलता है? ये पार्ट बी बोलता है फ्रीडम ऑफ असेंबल। और ये जो असेंबल है, ये जो असेंबली की बात हो रही है, ये पीसफुल असेंबली की बात हो रही है। इसका मतलब क्या? ये आर्टिकल बताता है कि सिटीजन जो है ना, उन लोगों को मीटिंग, ठीक है, उन लोगों को रैली, जो रैलीज निकलती है, ठीक है, उन लोगों को प्रोटेस्ट, ये सब चीजों की राइट्स हैं, लेकिन ये सब पीसफुली होना चाहिए। अभी देखो, यहाँ पे ना दो चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने क्या देखा कि पीसफुली तो होना चाहिए, और दूसरा इसमें एक और चीज देखना है कि विदाउट आर्म्स, हथियार ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज रहेगा तब तक वैलिड है, लेकिन जैसे ही ये दोनों चीज मिस हो रहा है, तो क्या होगा कि असेंबली वायलेंट हो सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको राइट दिया है, वो राइट वहीं पे खत्म हो जाता है। और इसी कारण से आप देखोगे आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 3 में, यहां पे स्टेट आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है। अभी देखो आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 3 में स्टेट को ये अलाउ किया जाता है कि आप, ध्यान रखो यहाँ पे वर्ड पब्लिक ऑर्डर, आपको वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अभी देखो ये दोनों चीज जो यहाँ पे मेंशन है, ये दोनों चीज आपको ध्यान क्यों रखना है? कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली, इसका राइट है। ये असेंबली कैसी होनी चाहिए? पीसफुल होनी चाहिए, विदाउट आर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, कभी कभी आप देखते हो ना कि गवर्नमेंट मना कर देता है, नहीं लगाने देता है। क्यों नहीं लगाने देता है? ताकि पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो, साथ ही साथ हमारे सोवरेनिटी की बात को ध्यान में रखा जाए, हमारे इंटीग्रिटी की बात को ध्यान में रखा जाए, ठीक है। और इन्हीं सब चीजों के कारण क्या होता है कि इन सब के इंटरेस्ट में रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे जब पीवाईक्यू आता है ना, हमें इसी तरह से घुमाता है, ठीक है। आपसे यूपीएससी में ऐसा स्टेटमेंट दे देगा कि राइट टू असेंबली इंक्लूड्स राइट टू वायलेंट प्रोटेस्ट। क्या आपको ये स्टेटमेंट सही लग रहा है? ये तो बहुत क्लियर कट आप दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट के बारे में बात हो रहा है। लेकिन कोई है जो कि ना सिंपल आधा ही पढ़ते हैं, देखते हैं राइट टू असेंबल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, पूरा नहीं पढ़ोगे गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, हम स्टेटमेंट के हर एक पार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, खास करके पॉलिटी। अभी देखो, आप बोलोगे सर आप उल्टा करके पढ़ा रहे हो, 19 के 1 को पढ़ा रहे हो, फिर 19 के सब क्लॉज 2 में चले जा रहे हो, फिर 19 के सब क्लॉज 1 में। देखो ये ना, मैं ये बता रहा हूं आपको कि जैसे देखो, हमें फ्रीडम ऑफ असेंबली है, बट उसके साथ साथ में चीजें क्या है, एंड उसके कारण स्टेट यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टेट जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है वो किस बेसिस पे लगा रहा है, किस चीज को ध्यान में रख रहा है, वो भी आपको यहाँ पे बताएगी। अभी देखो, हमने क्या देखा था, हमने देखा आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 में बी को। अब हम आर्टिकल 19 के ही सब क्लॉज 1 के सी को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बात हो रही है, इसमें आपको फ्रीडम फ्रीडम दिया जा रहा है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, आपको यहाँ पे एसोसिएशन फॉर्म करने का फ्रीडम दिया गया। बेसिकली जो सिटीजन्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव, ये सब बना सकते हैं, और ये सारी चीजें क्या है, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी भी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी बैलेंस मेंटेन करता है, यहाँ पे भी बैलेंस रखता है। कैसे रखता है, देखो आप देखोगे, आपको आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 4 में, सब क्लॉज 4 में क्या है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात की गई है। कैसे रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे भी बात आएगी पब्लिक ऑर्डर की। ठीक है, यहाँ पे भी बात आएगी मोरालिटी की, यहाँ पे बात आएगी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी की। ठीक है, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 4 जो है, यहाँ पे भी ये रेस्ट्रिक्शंस अलाउ कर रहा है। किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस, पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए। अभी देखो, इसमें भी क्या है ना कि हम एक चीज देखते हैं, एक स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव है पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करने बैठते हो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इंक्लूड्स राइट टू कंटिन्यू एसोसिएशन। देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये स्टेटमेंट में लोग कंफ्यूज होते हैं, क्यों, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के बारे में बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसी चीज में इंक्लूड है राइट टू कंटिन्यू एसोसिएशन। देखो ये ना, आप अपनी मर्जी से दिमाग लगा लेते हो, यहाँ पे क्या है ना, इस चीज को भी समझना है। राइट टू कंटिन्यू एसोसिएशन जो है ना, ये एब्सोल्यूट राइट हो जाता है। अगर आप किसी तरह की वायलेंट एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी गलत कर रहे हो, तो रेस्ट्रिक्शन तो लगेंगे ना, तो ये कंटिन्यू एसोसिएशन की तो बात आती नहीं। स्टेट यहाँ पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है, तो हम क्या देखें, जैसे कि स्ट्राइक के कॉन्टेक्स्ट में ही देख लो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि लोग स्ट्राइक कर सकते हैं, लोग प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब बात स्ट्राइक की आती है, ठीक है, तो क्या स्ट्राइक फंडामेंटल राइट है हमारा, मेंशन है, नहीं है। ठीक है, तो राइट टू स्ट्राइक क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं और फिर हम गलत कर जाते हैं। अभी देखो क्या है, ये कर ली। अभी इसी में आर्टिकल 19 में ही इसका सब क्लॉज 1 का डी एंड ई, ये दोनों पार्ट को भी देखो। ये बात करता है मूवमेंट एंड रेसिडेंस की। ठीक है, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 में डी बात करता है किस चीज के बारे में, मूवमेंट के बारे में। ठीक है, और ई बात करता है रेसिडेंस के बारे में। ठीक है, अभी समझो, यहाँ पे जब हमारे मूवमेंट की बात होती है ना, यहाँ पे बोला जाता है कि सिटीजन पूरा इंडिया में फ्रीली कहीं भी घूम सकता है, इसको पूरा घूमने का राइट है, कोई इसको रोक नहीं सकता है कि आप तमिलनाडु गए आपको रोक दिया क्यों आए उधर, ऐसा कुछ नहीं है।
और आर्टिकल 19 के ही सब क्लॉज ई में ये बोला गया है कि आपको कहीं भी रहना और सेटल होने का अधिकार है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये दोनों राइट दे रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जानता है कि कभी कभी अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, स्पेशली आप देखोगे जो शेड्यूल एरिया है, जो ट्राइबल एरियाज है, उन एरियाज के कंटेक्स्ट में देखो कि उन्हें पसंद नहीं है कि कोई बाहरी आदमी वहां पे आए और वहां पे रहे। इसीलिए यहां पे भी आप देखोगे आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 5 है, ये क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्शन अलाउ करता है। कैसे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। और क्या, प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, अभी देखो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, कि गवर्नमेंट ऐसे ही लगा दे रहा है वो नहीं है, ये भी मेंशन किया हुआ है कि इन दोनों केस में गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। इसी में बात आता है किस चीज का, इनर लाइन परमिट की। इसी में बात आता है रेस्ट्रिक्टेड ट्राइबल एरियाज के। ठीक है, इसी में बात आता है प्रोटेक्टेड जोन की। सभी क्वेश्चन जो है ना इस तरह के स्टैंडर्ड वाले इसी आर्टिकल से लिंक्ड होते हैं। आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। देखो हम क्या कर रहे हैं कि हम आर्टिकल देख रहे हैं किस बारे में बात करता है, फिर जो आर्टिकल वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं हम उन आर्टिकल को भी यहीं पे देख ले रहे हैं ताकि हमें एक बार में कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अभी देखो जैसे हमारा आर्टिकल 19 में ही सब क्लॉज 1 में एक और क्लॉज है जी। ये क्या बोलता है, ये बात करता है प्रोफेशन की, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन की। ठीक है, अभी देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि इंडियन सिटीजन को कोई भी प्रोफेशन या ट्रेड या ऑक्यूपेशन चूज करने का पूरा राइट है। लेकिन यहां भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, ये राइट एब्सोल्यूट तरीके से नहीं दे रहा है। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 6 यहां पे स्टेट को रेस्ट्रिक्शन अलाउ कर रहा है। ठीक है, और ये रेस्ट्रिक्शन किस बेसिस पे, एकदम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अभी क्या, अभी देखो अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन की, अगर कोई भी बोले कि हम सीधा डॉक्टर बन जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत इतने सारे लोगों की जिंदगी हम दाव पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ या फिर स्टेट मोनोपोली के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, कि किसी एक सेक्टर में स्टेट का मोनोपोली है, स्टेट उस सेक्टर को क्रिटिकल सेक्टर है इसलिए वो किसी और को नहीं उस चीज में घुसने दे रहा है। ठीक है, और इसीलिए ये ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट अगर खुद कोई बिजनेस करता, ठीक है, जैसे कि रेलवेज है, ठीक है, जैसे कि लिकर है, तो इन सब में क्या देखेंगे, इन सब में आर्टिकल 19 वायलेट नहीं होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देख रहे हैं, आर्टिकल 19(6) में ये क्लियरली एक्सप्रेस किया हुआ है, ये अलाउ किया हुआ है। ठीक है, इसीलिए समझो अगर कहीं पे ये लिखा रहेगा कि स्टेट मोनोपोली वायलेट आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 जी, तो आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट को करेक्ट करना है कि नॉन करेक्ट करना है, ये आप खुद डिसाइड करो। ये राइट है स्टेट के पास, ये नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि ये ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 19 का सब क्लॉज सी इस चीज के बारे में बात करता है कि स्टेट मोनोपोली रख सकता है। ठीक है, तो ये देखो आर्टिकल 19 के हर एक क्लॉज को हम लोगों ने डिटेल में यहाँ पे बात की, डिटेल में समझने का कोशिश किया। ठीक है, अभी देखो आर्टिकल 19 हो गया हमारा, जो हमारा राइट टू फ्रीडम था,
हमने उन सारे फ्रीडम को यहाँ पे देखा, एंड उन सारे फ्रीडम पे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो हमें उन सब चीजों को भी ध्यान में रखना है, ऐसे ही नहीं सोचना है अपनी मर्जी से, अपने दिमाग लगा के कि ऐसा हो सकता है। यहाँ पे चीजों को बहुत अच्छे से देखो कि किस तरह से लिखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 के। आर्टिकल 20 क्या बात करता है? ये बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। इसका मतलब क्या है? ये क्या बात करता है? ये बेसिकली जो क्रिमिनल लॉ है उनके लिए एक सेफगार्ड की बात करता है। कैसे? देखो, आर्टिकल 20 जो है ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पे अप्लाई होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल क्रिमिनल लॉ का मिसयूज को रोकता है। ठीक है, अभी कैसे रोकता है देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 1 को। ठीक है, ये क्या बात करता है? ये बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो पनिशमेंट की। मतलब क्या है इसका? देखो, इसका सिंपल मतलब समझो। देखो, जो भी क्राइम या जो भी एक्ट आप जब करते हो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो उसी टाइम के लिए क्राइम होता है। ठीक है, अभी देखो लोग ना कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, तो हमने इसको और सिंपल करते हैं। समझो, इसमें पहला, जब हम कोई एक्ट करें, ठीक है, हमने कोई भी एक्टिविटी की, उस टाइम वो एक्टिविटी क्राइम नहीं थी। ठीक है, तो बाद में जब वो एक्टिविटी क्राइम में ऐड कर दिया जाएगा तो हमें उसमें पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। एग्जाम्पल, आई नो एग्जाम्पल के बिना समझ नहीं आता है। सपोज अभी जैसे बिहार में, ठीक है, बिहार में लिकर बैन नहीं है, ठीक है, सपोज, और अभी आप लिकर सेल कर रहे हो, ठीक है, या फिर लिकर कंज्यूम कर रहे हो। फिर क्या होता है, कल, मतलब कि टुमारो, कल से कोई कानून आ जाता है जिसके कारण क्या है कि बिहार को ड्राई स्टेट घोषित कर दिया गया। अब बिहार में लिकर बिकना और खरीदना दोनों बैन कर दिए और इलीगल है। तो ऐसा नहीं है कि आज अगर आपको लिकर के लिए पकड़ा है, ठीक है, कि आप ज्यादा पी के नशे में नाटक कर रहे थे, आपको पकड़ लिया गया, आप पब्लिक ऑर्डर को भंग कर रहे थे, आपको पकड़ के जेल में रखा गया, कल ये कानून आ गया तो उसी कानून में आपको भी पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपने वो काम किया था, जब आपने लिकर कंज्यूम किया था, उस टाइम पे ये चीज बैन नहीं था, ये चीज इलीगल नहीं था। क्लियर है? तो उसके बाद में आपको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। यही चीज आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 बोलता है। अभी क्या है ना, यहाँ से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बनाते रहता है यूपीएससी, इसलिए आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अभी देखो, अब हम लोग आर्टिकल 20 के ही सब क्लॉज 2 के बारे में देखते हैं। अब ये क्या बात कर रहा है? ये बात करता है डबल जेओपार्डी के बारे में। इसका मतलब क्या है सर? मतलब ये समझो ध्यान से कि आपने अगर कोई भी ऑफेंस किया, आपने कोई भी ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, सिंगल ऑफेंस, तो आपको इस एक ऑफेंस के लिए जो प्रोसिक्यूशन है प्लस पनिशमेंट है, ये एक ही बार हो सकता है। ठीक है, यहां पे डबल नहीं हो सकता ये चीज, कि अगर आपने कोई भी ऑफेंस कमिट किया उसके लिए आपको एक ही बार जेल जाना है और आपको एक ही बार पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप गए, छोड़ के आ गए, वापस से वही क्राइम किया तो फिर तो मिलेगी ना। अभी देखो इस चीज को समझो, यहाँ पे जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं ना वो कैसे आते हैं। यहाँ पे देखो, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है वो तो पनिशमेंट नहीं होती है, इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना कि देखो डिपार्टमेंटल एक्शन और क्रिमिनल केस, इन सब चीजों में ये सारी चीजें अलाउड है। ठीक है, अभी देखो, ये तो था 20
के सब क्लॉज 2 में। अभी आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ है, ये क्या बात करता है? ये बात करता है सेल्फ इंक्रीमेशन की, सेल्फ इंक्रीमिनेशन। ये क्या है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है? कि मतलब यहाँ पे है जो अक्यूज है, अक्यूज को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो खुद के अगेंस्ट एविडेंस बन जाए। वो अपने आप के लिए गवाही दे रहा है, खुद ही क्राइम कमिट किया, खुद ही जाके गवाही दे रहा है कि हाँ मैंने ऐसा किया है। और इस चीज के लिए आप कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहला चीज विटनेस, ठीक है? यहाँ पे जितने विटनेसेस होते हैं, ये जो विटनेसेस हैं इसको कवर नहीं किया गया। और अगर कोई खुद से आगे बढ़ के अपना कॉन्फेशन रख रहा है, ठीक है, वॉलेंटरी कॉन्फेशन, ये अलाउड है। यहाँ पे क्या अलाउड नहीं है? आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। अगर कोई खुद से आके आगे आ रहा है तो ये चीज अलाउड है, ठीक है? तो गलती एकदम नहीं करना है। अभी बात आती है आर्टिकल 20 के, हमने देखा सब क्लॉज 1 में कि एक्स पोस्ट फैक्टो पनिशमेंट, ठीक है? आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 2 में डबल जियोपार्डी एंड सब क्लॉज 3 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये सारी चीजें दी गई, ठीक है? इसीलिए इससे ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। कोई पूछे आर्टिकल 20 किस लिए, आर्टिकल 20 का रीजन क्या है? तो आर्टिकल 20 जो है ना वो इसलिए दिया गया है, अगर आप कोई कन्विक्ट, आप कोई ऑफेंस करते हो, ठीक है, अगर आपने कोई भी क्राइम कमिट किया तो आपके लिए क्या क्या सेफगार्ड अवेलेबल है, ये बात करता है आर्टिकल 20, ठीक है? अब आता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या बात करता है? सॉरी, हम 23 में क्यों आ गए, पहले ही 21। अब है आर्टिकल 21, ये क्या बात करता है? ये बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये क्या है? देखो सबसे पहले समझो, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल फंडामेंटल राइट है। अब क्यों है? अभी है ना, हम इसके पूरे स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखेंगे एंड उस तरह से समझेंगे। आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। पढ़ो इसको, नो पर्सन shall be deprived of his life और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट, यहाँ पे भी एक्सेप्शन दिया गया, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्रोसीजर चलेगा। यहाँ पे ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर एक लॉ के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। और आप देखोगे इस आर्टिकल का जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, उससे हमें ये क्लियरली स्टेब्लिश हो जाता है कि प्रोसीजर जो है ये फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए। आज हो सकता है कि बैकग्राउंड में आप लोगों को गाना सुनाई दे, ठीक है? इसका रीजन ये है कि आज सरस्वती पूजा है और बहुत सारे लोग आसपास में गाना बजा रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा आवाज हो, बट सॉरी, मैं ट्राई करूंगा कि इसको कम कर दूं, बट अगर आता है
तो आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये जो प्रोसीजर है ये फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये जो प्रोसीजर है अगर वो आर्बिट्ररी हो, ठीक है, या फिर अनफेयर डिटेंशन हो, या फिर कोई वेग प्रोसीजर हो, तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कि एनी लॉ, अब मैंने पहले ही बता दिया, अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया हो कि एनी लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई आर्टिकल 21। आप देखो यहां पे क्या बात कर रहा है, एनी लॉ, किसी भी तरह के लॉ के बारे में। आप इसको गलत कर दो ना, क्यों, हमने देखा कि हर एक लॉ के बारे में नहीं बात कर रही है, उसी तरह के लॉ जो कि फेयर हो, जस्ट हो एंड रीजनेबल हो, वही लॉ यहाँ पे प्रोसीजर बना सकता है। ठीक है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, आर्टिकल 21 का जो स्कोप है ना, वो एक्सपेंड है, एक्सपेंडेड स्कोप है, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे है, एक्सेप्शन कहाँ पे है। और आर्टिकल 21 से बहुत क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, तो आपको आर्टिकल 21 ना बहुत ध्यान से समझना है, अगर नहीं समझोगे क्वेश्चन गलत करोगे। ठीक है, चलो आर्टिकल 21 हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21A के बारे में। ये सारे अभी हम फंडामेंटल राइट ही देख रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 21A जो है ये है राइट टू एडुकेशन के बारे में। मतलब क्या है ये, देखो आर्टिकल 21A ये बोलता है 6 से लेके 14 साल, ठीक है, 6 से लेके 14 साल के बच्चे, इनको फ्री एंड कंपलसरी एडुकेशन, इस चीज का राइट है। और ये राइट क्या है, चिल्ड्रन का है। कितने साल का, 6 से 14 साल, ये किसी एडल्ट का राइट नहीं है। ठीक है, और यूपीएससी क्या करता है, अक्सर पेरेंट एंड स्टेट इन दोनों के ऑब्लिगेशन को लेकर आपको कंफ्यूज करेगा, तो आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ओके, इतना ही था, इससे ज्यादा अभी इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 22 क्या बोलता है। और आर्टिकल 22 जो है ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में। ठीक है, समझो ये जो आर्टिकल है ना, ये ना बहुत लोग गलत समझ लेते हैं और इसीलिए गलती होती है। देखो आर्टिकल 22 जो है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही ज्यादा सातिर तरीके से। क्यों, क्योंकि यूपीएससी इस आर्टिकल में बहुत ही सातिर बनता है। क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल देखो अरेस्ट एंड डिटेंशन सिर्फ इतना ही बात नहीं कर रहा है, ये आर्टिकल इनडायरेक्टली पर्सनल लिबर्टी एंड स्टेट सिक्योरिटी, इन दोनों के बीच में बैलेंस के बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 22 जो है ये कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन को डील कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अरेस्ट एंड डिटेंशन को पढ़ के चल जाते हैं। ठीक है, और ये जो कंप्लीट एकदम डिफरेंट सिचुएशन को डील कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहां पे देखो सबसे पहले दो तरह के डिटेंशन के बारे में बात कर रहा है, एक पनिटेटिव डिटेंशन और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो ये जो पनिटेटिव डिटेंशन है ये क्या होता है,
ये नॉर्मल अरेस्ट है। और कब? आफ्टर ऑफेंस, आपने कुछ किया, ठीक है, उसके बाद आपको डिटेन कर लिया गया। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि ये बात करता है अरेस्ट टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑफेंस, ठीक है। ये आपको इसलिए डिटेन किया जा रहा है ताकि आप आने वाले टाइम पे कोई भी ऑफेंस कमिट ना करो। सबसे पहले ये डिफरेंस आपको अपने दिमाग में क्लियर करना है कि पनिटेटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। अगर ये दोनों डिटेंशन आपको क्लियर हो गया तो आर्टिकल 22 आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, आर्टिकल 22 में सिर्फ इतना ही बात नहीं करता है, अभी देखो इसमें और देखो, आर्टिकल 22 में सब क्लॉज 1 जो है ये क्या बात करता है, ये बात करता है राइट्स एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। जब आपको अरेस्ट किया गया उस टाइम के बारे में आपके पास क्या क्या राइट है। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 क्लियरली आपको ये बताता है कि जब किसी भी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। जो अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, उसके बारे में इंफॉर्म करना जरूरी है। एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उसको कहां ले जाएंगे, कोर्ट के पास। आप यही पढ़ते आए हो आज तक, ठीक है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 1 को यहाँ पे क्लियरली लिखने वाले हैं। ये क्या करता है, दिस प्रोवाइड्स दैट एन arrested person shall be informed as soon as may be of the grounds of arrest and shall have the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। अब देखो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है जो कि लिखा गया क्या है कि आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट एन अरेस्टेड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। जिस चीज के लिए अरेस्ट किया गया उसको जितना जल्दी हो सके बताना है। एंड शैल हैव द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड, उसको ये राइट है कि वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर से कंसेंट करेगा या फिर कोई लीगल प्रैक्टिशनर उसको डिफेंड करेगा, ठीक है। और इसमें भी वो अपने चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर को ला सकता है। इससे क्या समझ में आता है, इसका सिंपल मीनिंग है कि पुलिस आपको बिना रीजन बताए अरेस्ट नहीं कर सकती है और साथ ही साथ आपको लॉयर कंसल्ट करने का भी पूरा पूरा अधिकार है, ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये राइट बेसिकली क्या है, ये नेचुरल राइट का प्रिंसिपल है, ठीक है। अभी देखो यहां पे क्या है ना, किसी को भी अंधेरे में नहीं रखा जा सकता जब तक उसको सब कुछ ना बताया जाए, ठीक है। और इसीलिए ये राइट एक नेचुरल राइट की बात करता है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 2 पे। अभी तक क्या देखे, अभी तक हम देखे अरेस्ट करने के बाद, ठीक है, अरेस्ट करने के बाद एक लीगल प्रैक्टिशनर की बात। अब आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 क्या बताता है, ये बात करता है प्रोडक्शन
बिफोर मैजिस्ट्रेट, मतलब कि अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। अरेस्ट करने के बाद उस अरेस्टेड पर्सन को जितना भी जल्दी हो सके नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट उनको मजिस्ट्रेट के आगे लेकर जाना है। और इसके बाद भी क्या होता है ना, shall not be detained beyond that period without authority of magistrate। समझो बात को, ये क्या बात कर रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 2 में देख रहे हैं कि जिस इंसान को अरेस्ट किया गया, ठीक है, अरेस्ट करने के बाद उस डिटेन्ड पर्सन को नियरेस्ट जज के पास, मैजिस्ट्रेट के पास, जज नहीं, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स लेकर जाना है। और 24 आवर से ज्यादा उस इंसान को डिटेन नहीं रख सकता है विदाउट ऑथोरिटी ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। ये कौन बोलता है, ये करता है आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2। तो कभी ये गलती मत करना कि सब क्लॉज 1 में ही समझ लेना, ठीक है। वैसे तो यूपीएससी के क्वेश्चन में आप देखोगे डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जाता है, सब क्लॉज बहुत कम, रेयरली कभी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये 22 में आता है। 1 क्या बात करता है, अरेस्ट का और उसके बाद लीगल प्रैक्टिशनर का। मैजिस्ट्रेट का बात जब होता है वो आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 2 में आता है। अभी देखो इसका लॉजिक समझो। हम यहाँ पे क्या देखे कि अरेस्टेड डिटेन्ड पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर में लेके जाएंगे, और 24 आवर से ज्यादा हम बिना अथॉरिटी के नहीं रख सकते। अब इसका लॉजिक समझो। क्या है ना कि पुलिस जो है, पुलिस के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, ठीक है। पुलिस के पास क्या है, अनलिमिटेड पावर नहीं। यहां पे मैजिस्ट्रेट का सुपरविजन बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट बन जाए कि पुलिस कैन डिटेन अ पर्सन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट जुडिशियल अप्रूवल, आप इस स्टेटमेंट को इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्लियरली आर्टिकल 22 का वायलेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 3 के बारे में। ये क्या है, ये है एक्सेप्शन क्लॉज, ठीक है। अब क्यों है इसके बारे में भी देखते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझो। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक साफ टर्न ले लेता है। अभी तक देखो किस तरह से बात कर रहा था, राइट्स के बारे में बात कर रहा था। अब यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 ये क्लियरली बता देता है कि क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 उन लोगों पर अप्लाई नहीं होते हैं जो कि, पहला समझो, एनिमी एलियंस, मतलब कोई पाकिस्तान का जासूस पकड़ा गया है, ठीक है। और क्या, दूसरा, पर्सन डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अगर किसी को अरेस्ट किया गया हो तो इसके ऊपर भी आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 एंड 2 अप्लाई नहीं होता है। मतलब क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आपको लॉयर का राइट नहीं है, आपको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की भी जरूरत नहीं होती। और यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, लोग बोल देते हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में बेसिकली
फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। ऐसा है ये नहीं है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वायलेट फंडामेंटल राइट, आपको ये चीज क्लियर होना है, ये चीज नहीं होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है। तो लोगों को लगता है, लोग बहुत एक्सट्रीम में जाके सोचते हैं कि फंडामेंटल राइट को तो कोई भी चीज ब्रेक ही नहीं कर सकता, वायलेट ही नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। अभी देखो क्या है ना कि आर्टिकल 22 का ही सब क्लॉज 4 जो है ये क्या बात करता है, ये बात करता है सेफ गार्ड के बारे में। कब के सेफ गार्ड? सेफ गार्ड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपको क्या लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही छोड़ देगा उस इंसान को जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में उठाया गया हो? तो अब यहाँ पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है कि अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में उठाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वहां पे पुलिस अपना अनलिमिटेड पावर का यूज करेगी। ठीक है, यहाँ पे पुलिस अपना अनलिमिटेड पावर यहाँ भी यूज नहीं कर सकती। यहाँ पे भी उसका जो पावर है वो अनचेक्ड नहीं होगा। क्यों? देखो आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 4 क्या बोलता है, ये बोलता है एक एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको अरेस्ट किया गया है तो एक एडवाइजरी बोर्ड का रिव्यू कंपलसरी है। ठीक है, और ये जो एडवाइजरी बोर्ड होगा इस बोर्ड में एक जज जज का होना जरूरी है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो डिटेंशन है, ठीक है, ये जो डिटेंशन है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये डिटेंशन एक बार में 3 मंथ, 3 मंथ से ज्यादा नहीं होता है। और ये 3 मंथ से ज्यादा तब होगा जब ये बोर्ड अलाउ करेगा, जब एडवाइजरी बोर्ड अप्रूव करेगा। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड तो है लेकिन आर्बिट्ररी प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको यहाँ पे वर्ड्स पे जाना है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो ये तो 22 के बारे में ही बात कर रहे हैं। अभी देखो इसी में आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 5 क्या बोलता है, आप देखोगे ये बताता है कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड। अभी देखो जिस इंसान को डिटेन किया गया, ठीक है, डिटेन्ड पर्सन, इस डिटेन्ड पर्सन को ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताना पड़ेगा एंड साथ ही साथ उसको भी रिप्रेजेंटेशन का मौका देना होगा। ठीक है, और ये चीज कहां पर बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 5 में। ठीक है, अभी देखो ग्राउंड्स, ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसी आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 6 के बारे में। क्या बोल रहा है ये सब क्लॉज 6? क्या बोल रहा है? ये बात कर रहा है पब्लिक इंटरेस्ट। क्या है पब्लिक इंटरेस्ट? ये एक्सेप्शन की बात करता है। कभी कभी क्या होता है ना कि स्टेट कुछ कुछ फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर उस फैक्ट को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। अब ये कहाँ आएगा? ये आएगा सिक्योरिटी के टाइम पे। सिक्योरिटी के टाइम पे जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो, जब बात पब्लिक सिक्योरिटी की हो, तो उस टाइम पे ये चीज एक्सेप्शन है। यहाँ पे उसे ग्राउंड बताने की जरूरत नहीं। आप देख रहे हो 22 का सब क्लॉज 5 बात कर रहा है कि जिसको डिटेन किया गया है उसको ग्राउंड्स बताओ, और आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 6 बोल रहा है कि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक्सेप्शंस भी दिए गए। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है वर्सेस लिबर्टी। ठीक है, ये बैलेंस हमें आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 6 में दिखता है। अभी देखो इसी में क्या है
आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 7 ये क्या बात करता है? ये बताता है पार्लियामेंट के पावर के बारे में। क्या पावर? देखो यहाँ पे पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है कि ये जो डिटेंशन है, इस डिटेंशन का पीरियड क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड ये डिसाइड कर सकती है। एंड साथ ही साथ जो एडवाइजरी बोर्ड है, इस एडवाइजरी बोर्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा और इसका कंपोजिशन क्या होगा, ये भी पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। तो आपको क्या दिख रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये पार्लियामेंट कंट्रोल्ड है, ना कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है। क्लियर है? तो ये सब चीजें बात की गई थी आर्टिकल 22 में। हमने क्या देखा, इसमें 7 सब क्लॉज है और सातों सब क्लॉज में क्या क्या बोले गए हैं हम लोगों ने इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, अभी देखो, अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 23 में। क्या बोलता है आर्टिकल 23? आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। मतलब क्या है? देखो, आर्टिकल 23 को ना लोग पढ़ते नहीं है, ये बात सोच लेते हैं कि अच्छा ये तो ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर के बारे में बात कर रहा है, तो हल्के में ले लेते हैं। हल्के में नहीं लेना है। यूपीएससी देखोगे सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट के एंगल से ना इस आर्टिकल से क्वेश्चन बनाता है। जैसे कि देखो, आर्टिकल 23 का सब क्लॉज 1 ये क्या बात करता है? ये बोलता है प्रोहिबिट क्या क्या चीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साथ बेगार। बेगार क्या होता है? ये बात करता है फोर्स्ड अनपेड लेबर के बारे में। ये बात करता है इस तरह के किसी भी सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। ठीक है, दो चीजों को क्लियरली लिखा गया है एंड साथ ही बात किया गया है इस तरह के सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर को भी यहाँ पे प्रोहिबिट किया जा रहा है। ये आर्टिकल स्टेट और प्राइवेट, ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये स्टेट पर भी अप्लाई होता है एंड प्राइवेट इंडिविजुअल पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि जब स्टेटमेंट आता है ना कि फंडामेंटल राइट अप्लाई ओनली अगेंस्ट स्टेट, आपको यहाँ पे भी समझना है, आपको यहाँ पे भी समझना है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? आर्टिकल 23 इसका क्लियर एक्सेप्शन है। ठीक है, अभी देखो ये तो बात कर रहा है कि प्रोहिबिशन की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 23 के ही सब क्लॉज 2 में क्या बात हो रही है ये भी देखो, यहाँ पे एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, इसी आर्टिकल के अगर स्टेट चाहे, ठीक है, अनपेड लेबर के बारे में बात हो रहा है ना यहाँ पे, अगर स्टेट चाहे तो आपके ऊपर सर्विस इंपोज कर सकता है। और ये सर्विस कैसे इंपोज कर सकता है, ये इसका भी ग्राउंड्स है। क्या है? पब्लिक पर्पस एंड साथ ही साथ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अभी देखो, अगर अच्छा अभी अचानक से युद्ध का माहौल बन जाता है, ठीक है, और इस टाइम पे स्टेट आपसे कंपलसरी मिलिट्री सर्विस का डिमांड करता है, तो आपको इस टाइम पे मिलिट्री सर्विस देना पड़ सकता है। ठीक है, अगर अचानक से डिजास्टर हो जाता है कहीं पे और स्टेट चाहे कि आपका मदद लेना चाहती है तो वो आपका मदद ले सकती है, और ये सारी चीजें आर्टिकल 23 का वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन किसमें बताया गया, ये भी बताया गया 23 के सब क्लॉज 2 में। ठीक है, अभी देखो, अब ये तो था,
अभी इसी के जस्ट बाद ना आर्टिकल 24 है, और 24 किस बारे में बात करता है? ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ पे कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और इस तरह के किसी भी तरह के सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर को इम्पोज कोई नहीं कर सकता, ना स्टेट और ना ही प्राइवेट इंडिविजुअल। बट 24 में सेम उसी तरह का क्यों डाल रहा है आर्टिकल? ये देखो, ये जनरल आर्टिकल है और ये जो आर्टिकल है ये चाइल्ड लेबर का है। सिंपल आर्टिकल है, बट इसे बहुत ट्विस्ट करके पूछा जाता है। आर्टिकल 24 क्या कर रहा है ना, ये क्लियरली बता रहा है कि कोई भी बच्चा जो कि बिलो 14 ईयर्स का, जो कि 14 साल से नीचे, इसे हम फैक्ट्री, माइंस एंड हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि चाइल्ड लेबर जो है वो कंप्लीटली बैंड है। ये क्या है? चाइल्ड लेबर, हजार्डस एनवायरमेंट, हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों में बैन कर दिया गया। ठीक है, तो अगर ये आपको स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड, तो आपको समझ जाना है कि ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से देखना है जब भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 25 से लेके 28। ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। कैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात कर रहा है? देखो, आर्टिकल 25, ठीक है, आर्टिकल 25 ये बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन। इसका मतलब क्या हुआ सर? आर्टिकल 25 बोलता है कि आप कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकते हो, आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड आप कोई भी रिलीजन प्रोपेगेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, और ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये किस चीज के लिए है? देखो, इसमें बताया जा रहा है आप कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो एंड प्रोपेगेट कर सकते हो। लेकिन रेस्ट्रिक्शंस क्या है यहाँ पे? रेस्ट्रिक्शंस हैं पब्लिक ऑर्डर, रेस्ट्रिक्शंस हैं मोरालिटी, और रेस्ट्रिक्शंस हैं हेल्थ। इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया। और यहाँ पे एक और क्रिटिकल लाइन समझो आप, कि स्टेट जो है, स्टेट सेक्युलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिलीजियन, ठीक है, कैन बी रेगुलेटेड। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्रिटिकल लाइन क्या है कि स्टेट कोई भी सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ रिलीजियन, इसको रेगुलेट करने का अधिकार रखता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इज एवरी रिलीजियस प्रैक्टिस प्रोटेक्टेड, तो आप इस चीज को समझ जाओ कि नहीं, हर एक तरह का रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज आपको हर फंडामेंटल राइट के साथ दिख रहा होगा
कि जब भी फंडामेंटल राइट के बारे में बात की जाती है तो यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात किया जाए। और यही रीजन है कि जो फंडामेंटल राइट है जिसको पढ़ाते समय मैं इतना स्लो बोल रहा हूँ, ताकि कुछ भी मेरे मुंह से ऐसा ना निकले जिससे कि ऐसा लगे कि किसी फंडामेंटल राइट को हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया है। बस यही रीजन है कि मैं इतना ज्यादा स्लो होकर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो ये तो था आर्टिकल 25। अब जो आर्टिकल 26 है ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन। क्या है रिलीजियस डिनोमिनेशन? देखो ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है इस चीज को समझो। आप जो देखते हो ना मंदिर के नाम पे ट्रस्ट, आप देखते हो ना मस्जिद के नाम पे ट्रस्ट, मस्जिद के नाम पे प्रॉपर्टी, मंदिर के नाम पे प्रॉपर्टी, तो वही चीज यहाँ पे बताया रहा है। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कोई भी रिलीजियस ग्रुप, रिलीजियस सोसाइटी अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकती है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट यहाँ पे वापस से आ जाता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात। क्या है? फिर आएगी बात पब्लिक ऑर्डर की, फिर आएगी बात मोरालिटी की, हेल्थ की। ठीक है, इन सबको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि रिलीजन भी एब्सोल्यूट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी एब्सोल्यूट राइट नहीं दे रहा है। ठीक है, ये तो था 26 में कि अपने अफेयर्स को मैनेज कर रहा है और प्रॉपर्टी ओन कर रहा है। आर्टिकल 27 क्या बात करता है? 27 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टैक्सेशन। स्टेट किसी को भी अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स पे करने का फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो उस प्रमोशन के लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, जैसा पहले होता था। तीर्थ यात्रा पे टैक्स लगता था मुगल टाइम्स में। ठीक है, आप अगर कहीं मंदिर घूमने जा रहे हो तो उसमें टैक्स देना पड़ता था। इस तरह के टैक्सेस अब यहाँ पे नहीं है। अभी देखो यहाँ पे टैक्सेशन की बात की जा रही है। अगर स्टेटमेंट में फी लिखा हुआ आ जाए तो क्या ये भी आता है इसके अंदर? नहीं, जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें उसी चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे फीस एंड टैक्स इन दोनों को अच्छे से पढ़ना। स्टेटमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन फीस को एग्जेम्प्ट नहीं कर रहा है, हाँ टैक्स को कर रहा है। ठीक है, ये तो था 27। अब हम देखते हैं आर्टिकल 28 क्या बोलता है। आर्टिकल 28 में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जा रही है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या है इसका? सबसे पहले एक बात समझो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। मतलब ये समझो कि रिलीजन से रिलेटेड जो पढ़ाई होती है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, कहाँ कहाँ पे नहीं हो सकता, इसके बारे में कौन बात करता है? इसके बारे में 28 बात कर रहा है। कोई भी स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस जो है, इन सारे इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस बंद है। हाँ, अगर कोई ट्रस्ट है, ठीक है, कोई ट्रस्ट किसी भी इंस्टीट्यूशन को चला रहा है, ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूशंस में आप एडमिनिस्ट्रेड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो।
अभी देखो क्या है, एडमिनिस्ट्रेड का मतलब समझो, ओन्ड का मतलब समझो, इन दोनों का मतलब समझोगे, यहां से आने वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और इससे ज्यादा यहाँ पे कोई भी डाउट क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 देख लिए, जो बात कर रहा था रिलीजन के बारे में। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या किया, इसे मिक्स करके देखा। ठीक है, और इसे मिक्स करके सब कुछ समझ गए कि आखिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या है। आर्टिकल 25 के बारे में हमने देखा कि ये बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन की, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट मतलब 3P का राइट मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा कि स्टेट सेक्युलर एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है। फिर हम आए 26 में। 26 में हमने देखा कि राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन, कि कोई भी रिलीजन अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकता है और प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। लेकिन यहाँ भी क्या है, रेस्ट्रिक्शन क्या, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। फिर आते हैं हम 27 में, जहां पे हमने देखा कि हमें रिलीजियस टैक्सेशन से फ्रीडम मिला हुआ है, कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स, रिलीजियस टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, फिर हमने देखा आर्टिकल 28, जो कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करता है, और स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में ये बैंड है, और ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेड इंस्टीट्यूशंस में ये दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 29 से 30। ये बात करता है माइनॉरिटी राइट्स के बारे में। देखो इसको ना थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 1, ये क्या बात कर रहा है, ये अपने सिटीजन्स को, ठीक है, सिटीजन्स को लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, इसको प्रिजर्व करने का राइट देता है। ठीक है, अभी लोग सोच रहे होंगे माइनॉरिटी राइट के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, माइनॉरिटी वर्ड यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ नहीं है, बस मैंने बताया कि 29 और 30 बात करता है माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में। यहाँ पे सिटीजन्स को अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, इन सबको प्रिजर्व करने का राइट है, और माइनॉरिटी यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा बेसिकली आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 1 है, ये क्या बात करता है, ये बेसिकली बात करता है माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में। और किस तरह के राइट, माइनॉरिटी राइट, और ये जो राइट है ये किस तरह का है, ये है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का, कि कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकता है, उसको एडमिनिस्टर कर सकता है, इसका राइट उसे आर्टिकल 30 देता है। और यहां भी क्या है, स्टेट का रेगुलेशन अलाउड है, लेकिन ये जो रेगुलेशन होगा, ये रेगुलेशन किसी भी तरह से माइनॉरिटी कैरेक्टर को खत्म नहीं कर सकता, डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, और ये अलाउड नहीं है। ठीक है, ये तो आर्टिकल 30 का 1 बोल रहा है, लेकिन इसी में आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 2, ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है स्टेट एड के बारे में। अगर उस माइनॉरिटी को स्टेट के किसी भी प्रकार से हेल्प की जरूरत होगी,
तो उसे वो उसे वो करना पड़ता है और वो कर सकता है। ठीक है, और सिर्फ इसका जो बेसिस है ये इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी का है, ये बेसिस है। किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अगर स्टेट के हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो वो हेल्प ले सकता है और स्टेट हेल्प को डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये कौन बोलता है? ये बोलता है आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 2। ठीक है, और ये हेल्प किस तरह की हेल्प की जरूरत होती है? कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, इन्हीं सब चीजों के लिए। ठीक है, ये था आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 2। अभी हम बात करते हैं आर्टिकल 31 का। लोग सोच रहे हैं सर इसमें क्या बात करने वाले हो आप, ये तो रिपील हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि ये राइट जो है ये था राइट टू प्रॉपर्टी का। ठीक है, और ये पहले क्या था? एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये राइट आर्टिकल 300 ए में चले गया। ठीक है, ये कहा चले गया? अब ये चले गया आर्टिकल 300 ए के अंडर, और अब ये लीगल राइट है। ठीक है, और यूपीएससी फ्रीक्वेंटली इस पे क्वेश्चन पूछता रहा है, लेकिन आपको भी ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। और फिर आता है हमारा आर्टिकल 32। क्यों आर्टिकल 32 क्यों आ रहा है, और आर्टिकल 32 हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? समझ जाओ, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट का सोल है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है। ठीक है, अच्छा सर ये आर्टिकल है क्या, पहले ये तो बताओ। आप पहले ही उसका गुणगान कर रहे हो। ये है बेसिकली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या बात कर रही है? देखो, सबसे पहले समझो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या बोला है? इसे बोला है, अंबेडकर साहब ने, ये क्या है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। अब क्यों बोला होगा, इसका पीछे भी रीजन होगा ना। क्योंकि देखो, अगर आपको फंडामेंटल राइट दिए गए, ठीक है, लेकिन उन राइट को इन्फोर्स करने का जो राइट है अगर वो नहीं होगा तो फिर ये क्या है? ये बस नाम का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पेपर राइट बन के रह जाता। इसीलिए आर्टिकल 32 लाया गया है। और ये आर्टिकल क्या बोलता है? ये आर्टिकल बोलता है, पेज चेंज करना होगा मुझे। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि अगर स्टेट तुम्हारा फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा तो तुम सीधा, इफ स्टेट वायलेट योर फंडामेंटल राइट, ठीक है, स्टेट या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में तुम दरवाजा खटखटा सकते हो कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। इसीलिए आर्टिकल 32 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोविजन नहीं है, बल्कि खुद एक फंडामेंटल राइट है। और यहां से बराबर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इसीलिए इस आर्टिकल को ध्यान से समझना और बहुत केयरफुली पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे बात की जाती है सबसे पहले 32 के सब क्लॉज 1 की। ये बात करता है डायरेक्ट एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट किसी भी तरह से वायलेट होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और ये जो क्लॉज है इसका क्लियर मतलब समझो। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो सिटीजन जो है वो, उसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी अथॉरिटी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है।
ठीक है। अभी क्या है ना कि इससे अगर कोई भी स्टेटमेंट बने तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। अगर स्टेटमेंट देता है कि कोई पर्सन पहले हाई कोर्ट अप्रोच करे उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन हम क्या जानते हैं आर्टिकल 32 का सब क्लॉज 1 ये बोलता है कि अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है तो आप सीधा अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास। क्यों? ये डायरेक्ट गारंटी मिल रहा है हमें आर्टिकल 32 के सब क्लॉज 1 से। देखो, अब आता है सब क्लॉज 2। ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स। ये समझना बहुत जरूरी है, इससे बराबर क्वेश्चन है। देखो, आर्टिकल 32 का सब क्लॉज 2 जो है ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है किस चीज का? डायरेक्शन इशू करने का, ऑर्डर इशू करने का। ठीक है। अब ये जो ऑर्डर है, ये जो डायरेक्शन है, ये क्या है? ये रिट्स किस तरह के रिट्स होते हैं? तो आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं हैबियस कॉर्पस, उसके बाद है मैंडामुस, उसके बाद है प्रोहिबिशन। ठीक है। फिर है सेट्योरी, फिर है को वारंटो। ये 5 तरह के रिट्स हैं, ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। अभी देखो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसका नाम याद रखना है, आपको इसका मतलब भी समझना है कि कौन सा रिट कब यूज होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे रिट्स को समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हैबियस कॉर्पस। देखो, हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसको इलीगल तरीके से पकड़ के रखा गया है। ठीक है। किसी को अगर लीगली डिटेन किया गया है, ठीक है, तो वो कोर्ट के सामने अगर प्रेजेंट नहीं किया गया हो, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि ये चीज यूज कर सकते हो। अब कैसे, हम इसको समझते हैं। हैबियस कॉर्पस का मतलब समझ गया कि अगर किसी को इलीगली डिटेन करके रखा गया हो, ठीक है, तो उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो। अगर नहीं किया जा रहा है, तब जब किसी पर्सन को इलीगली डिटेन करके रखा गया है और बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के, बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के अरेस्ट कर लिया गया हो, ठीक है। अभी देखो, इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जांपल लेके। मान लो कि पुलिस किसी को बिना एफआईआर के, बिना किसी रीजन के जेल में बंद कर देती है और इसके बारे में किसी और को बताया ही नहीं जाता है, फैमिली को भी नहीं पता चलता। ठीक है। तो फैमिली क्या कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में ये चीज बता के और वहां से हैबियस कॉर्पस रिट फाइल कर सकती है। ठीक है। कोर्ट पुलिस से पूछेगा कि किस अथॉरिटी से उसे अरेस्ट किया गया है, और अगर जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला तो उस इंसान को तुरंत रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है। ये कहां पे है? ये हैबियस कॉर्पस है। और ये जो हैबियस कॉर्पस है, ये स्टेट के अगेंस्ट भी हो सकता है, कैन बी अगेंस्ट द स्टेट। इस चीज को समझो, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकता है अगर इलीगली डिटेन किया गया हो। ठीक है। तो ये चीज आपको समझो, अगेंस्ट द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है। ये दोनों केस में इशू किया जाता है और इसी को कभी कभी अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके पीवाईक्यू में देखोगे, स्टेटमेंट में पूछा जाता है। बस आप अगर इतना याद रखते हो, मोर देन इनफ है। ठीक है। फिर आता है दूसरा, और ये क्या है? ये है मैंडेमस। ये रिट्स क्या बोलता है? ये रिट का मतलब क्या है? मैंडेमस का मतलब क्या होता है? देखो, जो भी कोर्ट होते हैं ना, ठीक है, कोर्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी को अगर कमांड कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है? मैंडेमस इशू करता है।
अभी ये कब होता है, कैसे होता है, इस चीज को भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोर्ट क्या कर रहा है, किसी पब्लिक अथॉरिटी को क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है। और किस चीज का कमांड कर रहा है, कि वो अपना लीगल ड्यूटी परफॉर्म करे। अभी देखो ये कब यूज होता है, देखो जब कोई पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, जो अपना स्टैट्यूटरी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, या तो वो किसी लॉ के खिलाफ काम कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर समझो कि अगर कोई अथॉरिटी ये कहता है कि आप कहीं पे जाते हो लाइसेंस बनवाने के लिए, ठीक है, आप आरटीओ है लाइसेंस बनवाने के लिए, लाइसेंस बनवाने के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है कि इतने दिन के अंदर आपका बन जाएगा। आप पहले क्या करोगे, लर्नर लाइसेंस लोगे, फिर उसके एक टाइम पीरियड के बाद डीएल का टेस्ट दोगे, टेस्ट के बाद आपका लाइसेंस बन के आ जाता है। सपोज इस दिन के इस प्रोसेस के लिए 30 दिन का टाइम दिया गया, ठीक है। और अथॉरिटी क्या कर रही है कि आपको 30 दिन के अंदर लाइसेंस बना के नहीं देगी, ठीक है, और इस चीज का रीजन भी नहीं दे रही है कि क्यों नहीं दे रही है। तो उस केस में वो अफेक्टेड पर्सन सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से मैंडेमस इशू करवा सकता है। कोर्ट फिर अथॉरिटी को बोलेगा कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो और जो काम रुका हुआ है उस काम को खत्म करो। इसीलिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोर्ट क्या कर रहा है, पब्लिक अथॉरिटी को कमांड दे रहा है टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटी। अभी देखो हमने क्या देखा कि हैबियस कॉर्पस प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी यूज हो रहा था, लेकिन क्या मैंडेमस प्राइवेट इंडिविजुअल के बारे में है, ये क्या बोल रहा है, ये पब्लिक अथॉरिटी के बारे में बोल रहा है, ठीक है, तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है। और यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, कि जो प्रेसिडेंट है एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, उल्टा नहीं लिखना है, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर इन दोनों के अगेंस्ट मैंडेमस इशू नहीं होता है। मैंडेमस तभी इशू होता है जब लीगल ड्यूटी हो, ठीक है, कब हो, जब लीगल ड्यूटी हो। क्या ये मोरल ड्यूटी के केस में हो सकता है, तो नहीं हो सकता, ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल इशू हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे पे, और ये तीसरा क्या था, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, ये बात करता है टू फॉरबिड, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। अब कैसे समझते हैं, प्रोहिबिशन का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को रोकता है। कब कैसे, अब इस चीज को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर रहा है, अपने लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन सबको रोक रहा है। किस चीज से रोक रहा है, समझते हैं, कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर ना जाए। अगर वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रहा होगा तो फिर उसको रोका जाता है। कौन रोकता है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। अभी देखो ये यूज कब होता है, जब केस पेंडिंग हो, जब लोअर कोर्ट गलत अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा हो, इन सब केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे रोकता है। अभी देखो समझते हैं थोड़ा सा और। अब एग्जांपल देखो, ट्राइब्यूनल क्या करता है कि ट्राइब्यूनल कोई ऐसा मैटर सुन रहा हो जो उसका ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, एक प्रोहिबिशन रिट इशू करेगा कि तुम ये केस नहीं सुन सकते हो, तुम ये केस मत सुनो। अभी देखो ये जो बात है प्रोहिबिशन की, ठीक है, ये क्या बोलता है, ये
बिफोर फाइनल ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है। अभी कोई फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है, स्टार्टिंग में ही मना कर दिया, देख लिया कि ये उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो उसे बोल दिया कि आप इशू नहीं करोगे। अब आते हैं हम लोग फोर्थ, और ये क्या है? ये है सर्टियररी। ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, ये क्या है? ये एक करेक्टिव रेट है। कैसे? समझो। देखो, सर्टियरी का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को ऑलरेडी कोई ऑर्डर अगर पास कर दिया गया है, तो उस ऑर्डर को वो खत्म कर रही है, उस ऑर्डर को क्वेश कर रही है। अब ये कैसे? देखो, अभी हमने क्या किया था, हमने प्रोहिबिशन में भी देखा था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को मना करती है किस चीज के लिए? कि आप कोई भी अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर के केस को नहीं सॉल्व कर सकते, नहीं ले सकते। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हम सर्टियररी में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ये क्या कर रही है? ये अपने लोअर कोर्ट को, ठीक है, मना कर रही है कि अगर वो कोई ऑर्डर पास कर दी है, तो इस पास्ट ऑर्डर को क्वेश किया जा रहा है। ठीक है, अभी समझो ये यूज कब होता है। देखो, जब लोअर कोर्ट क्या करता है ना, अपना जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई ऑर्डर पास कर दे, ठीक है, या फिर वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट करे, तो इस केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस ऑर्डर को खत्म कर देती है, उस ऑर्डर को क्वेश कर देती है। अभी देखो एग्जांपल समझो कि ट्रिब्यूनल बिना सुनवाई किए, बिना केस को अच्छे से सुने पनिशमेंट दे दे, ठीक है, और जो नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे वायलेट हो जा रहा है, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो। आप सुनोगे उसके बाद जजमेंट दोगे, लेकिन अगर आप बिना कुछ सुने ही जजमेंट दे देते हो, तो फिर उस ऑर्डर को क्वेश कर देता है कौन? अपर कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। उस ऑर्डर को क्या कर देता है? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, तो ये देखो कि प्रोहिबिशन में हमने देखा कि पहले ही मना कर दिया जा रहा है ताकि फ्यूचर एक्शन को रोका जा सके, और सर्टियररी में क्या देख रहे हैं हम लोग? यहाँ पे जो ऑर्डर ऑलरेडी पास है उसको कैंसिल किया जा रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज, ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद आता है पांचवा, और ये क्या है? ये है क्वो वारंटो। मतलब क्या है इसका? ये बेसिकली इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी, इसका क्लियर मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोर्ट चेक करता है कि कोई पर्सन किस अथॉरिटी से पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे कोर्ट ये चेक करता है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, कुछ भी अगर पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो वो किस अथॉरिटी से होल्ड कर रहा है, इस चीज को क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, पब्लिक ऑफिस बाय विच अथॉरिटी। देखो, ये कब यूज होता है? जब कोई पर्सन इलीगल अपॉइंटमेंट ले ले या फिर बिना एलिजिबिलिटी के पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा हो, तो उस टाइम पे कोर्ट उससे ये क्वेश्चन पूछता है। अगर कोई लॉ ये कहता है कि मिनिमम 35 ईयर्स का एज होना चाहिए किसी भी ऑफिस को होल्ड करने के लिए, और कोई इंसान जो कि 30 साल का है उसको वहां पे अपॉइंट कर दिया जाता है, तो कोई भी सिटीजन वो वारंटो फाइल इशू करवा सकता है। किससे? कोर्ट में जाके। ठीक है, और ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है।
यहां पे क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि कोई भी सिटीजन, इसका मतलब समझो, एनी सिटीजन, चाहे इसे पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ पब्लिक ऑफिस का इलीगल होल्डिंग सफिशियंट है कि वो कोर्ट जाके ये रिट इशू करवा सकता है। खत्म बात। ठीक है, चलो अभी ये सब क्या था, ये सब हम लोगों ने जितने रिट थे उन सारे रिट्स को समझा। ठीक है, अभी देखो कि यहाँ पे बात आती है, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, एनी सिटीजन कैन फाइल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 32 के सब क्लॉज 3 पे। आखिर ये क्या बात करता है? आर्टिकल 32 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन एम्पावर अदर कोर्ट। अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रही है, लेकिन आर्टिकल 32 का सब क्लॉज 3 पार्लियामेंट को भी अलाउ करता है कि वो किसी अदर कोर्ट को भी इस तरह के पावर दे सकता है, जिस तरह के पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है फंडामेंटल राइट को लेकर। चाहे तो पार्लियामेंट हाई कोर्ट को भी फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करने का पावर दे सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि हम यहाँ पे आर्टिकल 32 का सब क्लॉज 3 में ये चीज देख रहे हैं, और यही रीजन है कि जब हम आर्टिकल 226 देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हाई कोर्ट भी रिट जुरिस्डिक्शन का यूज कर रहा है। ठीक है, अभी देखो कभी कभी क्या होता है ना, यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट देते रहता है कि ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट। ये स्टेटमेंट क्या होता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट भी रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर पा रहा है। ठीक है, इसीलिए, और ये जो हम आर्टिकल 32 का सब क्लॉज 3 देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि रिट जुरिस्डिक्शन को किसी और के साथ भी शेयर कर पा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे और देखेंगे कि हाईकोर्ट भी कर पा रहा है। कहां से? हाईकोर्ट कर पा रहा है 226 से। ठीक है, आखिर जब ये बात होती है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, तो क्या पार्लियामेंट लोअर कोर्ट को भी दे सकता है ये पावर? तो ये आप क्वेश्चन अपने बुक में लिख लो और इसका आंसर खोजने का ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में लिखो इसका आंसर क्या होगा, तभी तो जानू आप लोग पढ़ रहे हो। क्या पार्लियामेंट हाई कोर्ट के अलावा लोअर कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है कि वो फंडामेंटल राइट के लिए रिट इशू कर सके? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखना। ठीक है, अब आता है 32 का सब क्लॉज 4। ये क्या कहता है? ये बात करता है सस्पेंशन की। कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब क्या है इसका, समझो इसको। आर्टिकल 32 का सब क्लॉज 4 ये बोलता है कि ये जो फंडामेंटल राइट आपको गारंटीज में मिल रहा है, ठीक है, ये चीज सस्पेंड किया जा सकता है। कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसका मतलब क्या है समझो। नॉर्मली आर्टिकल 32 ना आपका फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं करता है, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन के टाइम पे ये अंडर लिमिटेशन आ सकता है। और यहीं पे क्या होता है ना, इमरजेंसी और फंडामेंटल राइट का लिंक बनता है। और एक क्वेश्चन आप लोगों को और दे रहा हूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने यहां तक लेक्चर देखा है, एक क्वेश्चन का आंसर और कमेंट में करना आप लोग कि इमरजेंसी के टाइम पे कौन कौन से आर्टिकल को बेसिकली सस्पेंड किया जा सकता है और कौन कौन से आर्टिकल को सस्पेंड नहीं करते हैं। ठीक है, ये आप आंसर में बेसिकली कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, तभी पता चलेगा कि आप लोग यहां तक देखे हो, आप लोगों ने यहां तक पढ़ा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आर्टिकल 22 से लेके आर्टिकल 32 ये चेक करता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को समझ पा रहे हो, क्या आप एक्सेप्शंस को समझ पा रहे हो, आप सेफगार्ड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को याद करते रहते हो। अगर आप क्लॉज वाइज सोचते हो,
आप रेस्ट्रिक्शन वाइज सोच पा रहे हो, तो आप इस पार्ट से आने वाले कोई भी क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाओगे, और ये सेक्शन प्रीलिम्स में आपके लिए एक गेम चेंजर बन जाएगा, जहां से आपके स्कोर्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ फंडामेंटल राइट का चैप्टर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। और अगर इस पूरे लेक्चर सीरीज में आपको कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ो, और वहां पे जो भी आपको पूछना हो आप पूछो। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।